एक राजा ने एक लड़की की शादी बंदर से करवा दी। राजा ने बेटी की शादी बंदर से कर दी। फिर क्या हुआ देखे। राजकुमारी और बंदर की कहानी। पूरे ज़माने में एक नेक राजा था। एक दिन वह राजा अपने मंत्रियों वजीर के साथ सैर पर निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दरख्वास्त बिछाया गया। इतने में राजा ने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है। सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा थोड़ा सा खाना बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठीक को लेकर कुछ लिखता है। फिर बंदर ने वह ठीक राजा को दे दी। ठीक पर लिखा था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगा दो जैसा मेरे लिए लगाया गया है। उसके बाद बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा कि एक डट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, वही कहीं वह भीग ना जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ फिक्री पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खैमा के लिए लगाया गया है वैसा ही खैमा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खैमा के लिए भी लगाया गया है। इतने में बारिश शुरू हो गई। वह बंदर अपने पेड़ से उतरकर खैमे में चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह बादशाह वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ बंदर से पूछ कर आओ क्या वह हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर कुछ फिरकी पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया वैसा हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। वह बादशाह उस बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने वाला लगा और उसके लिए भी आपने जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि 2 खैमे नौकरों के लिए हैं, उनमें से एक खैमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा ही महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां वह बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया। बादशाह की बीबी और नौकरों को उसके बंदर के साथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे में बहुत ही गौर से सुनता था। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर के हाथ से फौरन कागज़ पर लेकर फाड़ देता था और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि वह इस बंदर की वजह से बहुत सारी गलतियों से बच गया। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिल जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने राजकुमारी को देखा तो उसे देखकर वह घूरने लगा। राजकुमारी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से यह होने लगा कि शहजादी जब भी बंदर सवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो शीशे में पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता था। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं बहुत ही खूबसूरत शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, यह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसे यह बात अच्छी ना लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आ जाता है। बादशाह एक दिन बंदर से मिलने उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता और तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है।
यह बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम सुधर जाओ। बंदर झट से महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो यह पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी कि इस बंदर से तो हरगिज नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह के कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ आपके खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को अपने सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वह बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी जान की सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वह जानता था कि उसकी बीवी को जैसे ही पता लगेगा वह सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वह अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी उस बंदर से कभी नहीं करेगा। वह कुछ नसीहत करने के लिए अपनी बेटी के पास गया और कहने लगा, बेटी कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, शहजाद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता करे। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी वह बंदर मेरे पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता कि मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन यह तो नामुमकिन है, मैं तुम्हारी शादी भला उससे कैसे करा सकता हूँ। तुम्हारी माँ ने उसको कत्ल करने के कई बार मंसूबे किए, लेकिन वह हमेशा नाकाम रही। हुआ बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा, मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वह मुझे मार दे। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वह बंदर यहाँ से चला न जाए। और शहजादी ने कहा, अब्बा जान आपकी इतनी बेकार तो नहीं, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं, आप मेरे ही नहीं इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई कि वह शादी के लिए राजी है। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी शुरू कर दें। रानी को जब यह पता चला तो उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। शादी वाले दिन बादशाह ने रानी को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ज़्यादा खुश थी। मलिका ने यह देखा तो हैरान रह गई। रानी बोली, बेटी तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? राजकुमारी बोली, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप यानी राजा के महल में रहती और रात के वक्त बल्कि बंदर के पास उसके महल में चली जाती। एक दिन रात के वक्त रानी ने नौकरानियों वाला कपड़ा पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे में दरवाजा बंद था। रानी ने दोनों की बातें सुनना शुरू कर दी। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मलिका ने ताले सुराख के अंदर से झांका तो कि राजकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वह राजकुमारी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। यजीदी सिपाहियों को यह देखकर मलिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो यह बात है, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ खुश कैसे रह सकती है। अब रानी वहां से जाने लगी तो उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मलिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली भला ये अपने ऊपर पहनकर क्यों रखता है और बंदर बना क्यों फिरता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। यह सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले जाती है और उस खाल को आग लगा देती है। उधर मलिका ने बंदर की खाल को आग लगाए। इधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाओ बचाओ करके गायब हो गया। हैरान कौन शहजादी
अपने वालिद के महल में वापस आती है तो देखती है उसकी माँ ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वह आग बुझाई। शहजादी को पता चला कि यह उसकी माँ का कारनामा है। वह रो रो कर कहने लगी, हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे? कट गए। माँ ने कहा, बेटी मुझे क्या पता था, मैंने सोचा था कि वह बंदरों वाली खाल अगर जला दूंगी तो वह बिल्कुल नौजवानों की तरह मेरा जमाई राजा बना रहेगा। शहजादी ने कहा, अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपको ठंडक पड़ गई। माँ राजकुमारी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल सहरा सहरा वह भटकती फिरती। करबला की जमीन उसके पाँव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग का सारा पानी बह गया, पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। बैठो बाबा। चकोरी ने चकोरे से कहा, वादा करो। क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहाँ यूरोप की तरफ से एक शहजादा है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े औले पड़े हैं, वह सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर करके हार गए हैं, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। चकोरी ने पूछा शहजादे कि यह हालत भला कैसे हुई? चकोरे ने कहा, अपने इश्क के किसी जालिम शहजादे ने जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की तो जान बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया। कर दें मेरे अबुल फजल, मेरे अलमदार। चकोरी ने कहा, ऐ चकोरे, क्या हमारे शहजादे का दुख कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा, हाँ, अगर कोई हमारी पीठ इकट्ठी करे तो उन्हें संभल कर घिसकर 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाया। शहजादे सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि यह मेरे शहजादे के बारे में बात सोच रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी पीठें इकट्ठी की और एक तबीब के भैंस में वह यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज पर उदासी छाई थी। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और अपने कामों में लगे हुए थे। शहजादी ने जिससे भी उसकी परेशानी की पूछती तो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा और दूसरी दवाएं ली और जरूरत का सामान खरीदकर शहजादी शाही महल में पहुंच गई और पहरेदार से कहने लगी, जाकर बादशाह से कहो हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है, वह शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, उसे अंदर बुला लाओ। बादशाह ने देखा यह तो अभी नौजवान है, यह शहजादे का भला क्या इलाज करेगी? फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगी? बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली कि अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा हुआ मेरी सजा। यह सुनकर बादशाह ने खुशी से हाँ कर दी और शहजादी ने कहा कि मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज शुरू किया और हर महीने भर में ही शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े बचे थे। जैसे कि चकोरे और चकोरी ने 40 दिन की बात कही थी, इसी तरह शहजादी शहजाद की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनाम देने की तैयारी कर रखी थी। शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वह लेप किया और वहां से निकल गई, अपने महल की तरफ लौट गई आई। शहजादी ने वहां से आने से पहले शहजादे की अंगूठी मांग ली और शहजादे की अंगूठी अपने हाथ लेकर अपने वालिद के महल वापस आ गई। उधर शहजादे को यह मालूम नहीं था कि तबीब चला गया। महल में शहजादे की सेहत याबी की तैयारी बहुत जोर और शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई भी अता पता नहीं था। शहजादा बहुत परेशान था और बादशाह भी हैरान था कि कैसा तबीब था वह, कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसे का तकाजा किए हुए खामोशी के साथ यहाँ से चला गया। शहजादा जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसकी अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वह अपने वालिद से इजाज़त लेकर शिकार के बहाने निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था।
उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी था। नौकरानों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेअदब तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कहीं से राजकुमार लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता और मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी देखा भी नहीं। शहजादे ने कहा, अय मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ साथ शादी कर दी। बादशाह ने खुशी से हैरत से पूछा, बेटा यह कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा, आपको मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है? बादशाह ने कहा, बेटा वह तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेले रहती है। शहजादा वहाँ खुशी से भागा, महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा था। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन नहीं आया कि शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, हाँ तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ खींच कर लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने की कोई कसर ना छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आवन से भर गया था, मेरे बचने की कोई भी उम्मीद ना थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम भला कैसे ठीक हुए? शहजादे ने उसे बताया तो शहजादी ने कहा, अच्छा फिर तो आपने उस हकीम को बहुत मालामाल कर दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात यह है कि उसने हमसे कुछ भी नहीं लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी, और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। शहजादी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि क्या यही आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे है? शहजादी ने कहा, क्योंकि वह तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी माँ की आपकी दुश्मनी नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बना देखा हुआ पाया तो बंदर की खाल को जला दिया कि ना यह खाल रहेगी और ना आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी बंदर बनने की वजह बताई ही नहीं, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत से के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे कभी ये सारी बातें बताने का मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है, मैं शिकार के लिए निकला था और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल मुझे एक हिरन आया, मैंने उस पर तीर चलाया, वो हिरन मेरी आंखों से ओझल हो गया। उस हिरन की तलाश में निकला, मैं इतना आगे निकल गया कि मेरे साथ जो लोग थे वह सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सहरा के पास एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उनके करीब 10-12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। वो बुज़ुर्ग रो रहे थे, उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वो बुज़ुर्ग रो कर उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने उस बच्चे के पैर पर तीर मारा था। मुझे देखकर बुज़ुर्ग ने गुस्से में कहा, तुम इंसान हो या बंदर? तमीज़ तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरती। बस ये उनके कहने की देर थी, मैं फ़ौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। बुज़ुर्ग ने कहा, अब जंगल भटकता फिरे, मुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हूँ। मैंने अपने पाँव पकड़ लिए, रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी उस हालत देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, हमें चाहिए कि हम उसे माफ़ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो बुज़ुर्ग ने कहा, देख इससे सीख, तूने इसके साथ क्या किया और यह तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर रहेगा, जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई तो सिर्फ अपनी बीबी के सामने ही तू इंसान की शक्ल में आएगा। मजबूर होकर मैं वहाँ से आ गया, वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था और मेरा कोई ठिकाना भी नहीं था। 6 महीनों तक जंगल में यूं ही भटकता रहा। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो वहाँ से मुझे अपने साथ महल लेकर आ गए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बातें
जो तुम अच्छी तरह से जानती हो, शहजादे की यह बात ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि मलिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मलिका ने शहजादे से माफ़ी मांगी और शहजादे ने मलिका को माफ़ कर दिया। बादशाह ने कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका हाथ बटा नहीं ज़रूर आता हूँ। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अब ज़िंदगी को गुजारने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।